यस। हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं जून टू दिसंबर का 2024 का कंप्लीट एनवायरनमेंट का रिलेटेड करंट अफेयर्स। एनवायरनमेंट प्लस एग्रीकल्चर लिंक्ड जो न्यूज़ होगी, एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी लिंक्ड न्यूज़ है। प्लस एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी एंड स्पीसीज इन न्यूज़, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार हिट हुआ है। और एनवायरनमेंट का आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो आते हैं, वो करंट अफेयर से आते हैं। तो ये सेशन कंप्लीट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें द हिंदू, पीआईबी होगा, इंडियन एक्सप्रेस है, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन है। मतलब सबकी न्यूज़ जो होगी वो यहाँ पे कवर है। तो इन शॉर्ट हम सभी न्यूज़ को कवर करेंगे। मैक्सिमम न्यूज़ पे हम टच करेंगे। तो ये सेशन एंड तक देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले प्रीलिम्स के लिए। एंड अगर नोट्स बनाने तो इसके एकदम शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। जैसे हेडिंग लिख के रखना कि कौन-सा टाइगर रिज़र्व, कौन-सा नेशनल पार्क न्यूज़ में है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में होगी जो आगे हम देखेंगे, तो वो बस आपको हेडिंग लिख के रखना है। बाकी डिटेल नोट जो होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको रेफर कर सकते हो। तो सेशन शुरू करने से पहले सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो है कि अनअकैडमी प्रतिष्ठा नाम से एक इवेंट होने जा रहा है 10 तारीख को शाम को 7 बजे। तो इसको ज़रूर अटेंड करिए क्योंकि अनअकैडमी 9 साल कंप्लीट कर रहा है, और ये एडटेक इंडस्ट्री में 9 इयर्स कंप्लीट करना बहुत ही बड़ी बात है, और वो सब हो चुका है वो आपके सपोर्ट की वजह से। इवन आई एम आल्सो कंप्लीटिंग 5 इयर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो ये जो भी सपोर्ट रहा है इस पूरे जर्नी में आपका, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। एंड ये इवेंट में काफ़ी सारे बिग रिबल्स होंगे, आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ एक्साइटेड प्राइजेस होंगे। तो इस सेशन को ज़रूर लाइव अटेंड करो शाम को 7 बजे 10 तारीख को। और इसमें नोटिफाई मी में जाके आपको क्लिक करना है। अनअकैडमी के इस अनस्टॉपेबल्स यूट्यूब चैनल, जो चैनल अभी आप देख रहे हो, उसी चैनल पे लाइव सेक्शन पे जाना है। वहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा और यहाँ पे नोटिफाई मी पे क्लिक करना है, सो दैट आपको इस सेशन का रिमाइंडर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसको ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है? चलो, तो शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या मांजरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम कह सकते हैं। तो ये देखो, हेरिटेज साइट टू एडवेंचर ट्रैक्स एंड एक्सेट्रा ऐसे कुछ न्यूज़ में था। तो ये कहाँ पे आती है? तो तेलंगाना में। तो सम अब इसमें ये है कि ये मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो इंडिया में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट सभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो न्यूज़ में है वही देखना है आपको, कहाँ है लोकेशन, दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। तो ये मांजरा जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है, बस इतना ध्यान रखना है कि गोदावरी को एक बार चेकआउट करो कि महाराष्ट्र से निकलती है और ये जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो उसके जो ट्रिब्यूटरीज में, उसमें एक मांजरा राइट हैंड एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो महाराष्ट्र से निकल के तेलंगाना जाती है, और तेलंगाना से फिर से महाराष्ट्र एंटर करके गोदावरी की राइट हैंड से मिलने वाली एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मांजरा। तो इसी में तेलंगाना में ये आपको दिखेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे काफी सारे माइग्रेटरी स्पीसीज वगैरह भी आते हैं। इट इज अ मैन मेड रिजर्वायर। ओके, तो ये मैन मेड रिजर्वायर है। एंड इवन ये ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता है इस एरिया के आसपास जो रिजर्वायर्स है। तो यहाँ पे हैदराबाद एंड सिकंदराबाद जो ट्विन सिटीज जिसको हम कहते हैं, तो उनको वाटर सप्लाई करने का काम भी यहाँ के जो रिजर्वायर्स है वो प्रोवाइड करता है। तो उसी उसी के आसपास है, ये है मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो इट्स अ तेलंगाना। नेक्स्ट न्यूज है साइंटिस्ट ऑफ जेडेसाई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने एक न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है, देखो, डीप वाटर डॉगफिश शार्क, स्क्वेलस हीमा नाम से भी इसको जाना जाता है। सो बस ये न्यूज़ एक बार देख लेना कि कहाँ था ये, केरला के आसपास, अरेबियन सी के आसपास ये नोटिफ़ाई हुई थी। तो बस देख लेना कौन-सी फ़िश है, तो डॉगफिश शार्क है, जो केरला में रिसेंटली दिखा गया इसको, जिसको स्क्वेलस सीमा नाम से भी हम जाने जाते हैं, राइट? इट इज़ डिस्कवर्ड फ्रॉम अ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम अ फिशिंग नेट समथिंग। ओके, तो ये ज़ेडएसआई देख लेना, डीप वाटर डॉगफिश शार्क नेम्ड स्क्वेलस सीमा। ये केरला के आसपास मिला था बस। इसके अलावा बाकी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। पक्के टाइगर रिज़र्व देखो, पक्के टाइगर रिज़र्व न्यूज़ में था। सभी को पता होगा ये कहाँ आता है। सो इट्स इन अरुणाचल प्रदेश, जिसको पखुई के नाम से भी जाना जाता है। पखुई, यस, पखुई टाइगर रिजर्व, जो आप देख सकते हो अरुणाचल में इस प्रकार से 3 टाइगर रिजर्व है, पक्के, कमलांग एंड नामदापा। तो पक्के यहाँ पे वेस्ट की तरफ है, डाफला हिल्स के आसपास, या यहाँ पे एक रिवर भी है पक्के के आसपास। उस रिवर का नाम है कामेंग रिवर। तो कौन सी रिवर है यहाँ पे? कामेंग रिवर के आसपास ये
पक्के टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे टाइगर तो चलो फेमस ही है, बट और एक स्पीसीज़ इम्पोर्टेंट है, हॉर्नबिल। ये बहुत ही फेमस रीजन है हॉर्नबिल्स के लिए। तो ये है पक्के टाइगर रिजर्व। देख लेना रिवर आस-पास कौन-सी है पक्के के आस-पास, बरेली भी कहा जाता है उसको या कामेंग। एंड यहाँ पे जो ट्राइबल सेटलमेंट्स है वो है निशी नाम से कुछ ट्राइब्स यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट है कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ। तो देख लेना एक्सपैंडिंग अकॉर्डिंग द मतलब लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, तो कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ मतलब ओशन सरफेस जो है वो काफ़ी एसिडिफाई होते जा रहे हैं, उस बारे में कुछ न्यूज़ थी। तो इसको सीसीडी भी हम कह रहे हैं। एंड दिस नो कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिजर्व जनरली, देयर इज नो CaCO3 beneath the दिस पार्ट, ओके, मतलब जहाँ पे इस प्रकार से अगर CaCO3 का अगर पार्ट कम होगा तो उससे मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट कम होगा, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट CO2 इमिशन मतलब CO2 सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो सिंक वो है कम हो जाता है। तो ये कार्बन कंपेंसेशन डेप्थ अगर हम देखेंगे, सो इन द ओशन एट विच द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मैचेस द रेट ऑफ सॉल्वेशन। मतलब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जहाँ पे सैल्वेशन होता है या फिर हम देख रहे हैं कि अ, यहाँ पे सलाइन जो पार्ट होगा वो डिपॉजिट होते जाएंगे, तो उस प्रकार से एक पिलर्स टाइप ऑफ ऑन द डेप्थ ऑफ सी सरफेस यहाँ पे क्रिएट होता है। सो दैट इज नोन एज सॉल्वेशन कंपेंसेट सप्लाई, मतलब एक प्रकार से वो अ, अपना एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है कि जितना डिपोजिशन होगा उसका ही एक प्रकार से यहाँ पे आर्क जैसा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो बिलो सीसीडी सॉल्वेशन इज द फास्टर सो दैट द कार्बोनेट पार्टिकल्स डिसॉल्व एंड कार्बोनेट शेल टेस्ट ऑफ एनिमल्स नॉट प्रिजर्व्ड, ओके। तो इसको जरूर देखो कि ये कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूज को जाने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन है सबके लिए, और मैं देखना चाहूंगा कि सभी क्वेश्चंस आप कमेंट में आंसर करो। क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 2 आएगा, आगे क्वेश्चन 3 आएगा। तो मैं सबके आंसर्स देखने वाला हूँ। प्लीज़ इसको सीरियसली लो और कमेंट करो आंसर्स, और उस कमेंट में उस आंसर्स का जो भी आपका आप आंसर करोगे तो उसका मैं डेफिनिटली एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आपको दे दूँगा कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो फिर करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या है, उस कमेंट्स में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको ज़रूर आंसर करिए। तो चलो नेक्स्ट है, रिसेंटली देखो यूनेस्को ने कुछ 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं, नॉट इन इंडिया बट ये वर्ल्ड में है। तो इसलिए 11 कंट्रीज में कुछ किया है, बट अभी तक चलो इंडिया में इसमें 11 में से कोई नहीं आता, इसलिए इट्स ओके, बट बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये प्रोग्राम जो है मैप प्रोग्राम बायोस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को ने ही स्टार्ट किया था, और इसके अंडर जो है तो वो हम देखते हैं कि मैन एंड बायोस्फीयर मतलब एक कोर जोन होता है, उसके बाद एक बफर जोन होता है एंड एक ट्रांजिशन जोन होता है, राइट? तो ऐसे ज़ोन्स में हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी है और अंदर हम एनवायरनमेंट को या इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ह्यूमन सेटलमेंट्स, मतलब दोनों को कोलैबोरेशन में म्यूचुअली कैसे यहाँ पे रहना है, उस बारे में ये रिजर्व्स आते हैं। तो इंडिया में ऐसे कितने रिजर्व्स है टोटल? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जिसमें से 11 लगभग देखा जाए तो ये आते हैं मैप साइट में, ठीक है? इनको ज़रूर आप देखो। तो ये कहाँ-कहाँ आता है, क्या आता है वो देख लेना। इसमें से और एक यहाँ पे ऐड कर लेना कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको दिखेंगे। बट जो अभी डिक्लेयर किए गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वो आपको दिख रहा है कैंपेन ब्रोक नाम से एक है, डैरियन नाम से एक आता है कोलंबिया के आसपास। जो डैरियन गैप काफ़ी यू नो दैट नेगेटिवली फेमस है। वो है कि डंकी रूट्स जिसको हम कहते हैं कोलंबिया टू पनामा, उसी के पास अ, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और काफ़ी लोग यहाँ पे इल्लीगल माइग्रेशन करते टाइम लोगों की डेथ हो जाती है, राइट? उस एरिया को यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है डैरियन गैप के आसपास वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी उसको भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है। बाकी देख लेना, आप पॉज़ करके बाद में आराम से इसको पढ़ लो कि कहाँ पे कौन से है। नेक्स्ट है मिनामी तोरिशिमा नाम से एक आइलैंड न्यूज़ में था, कि जो दिख रहा है आपको कि सिग्निफिकेंट डिपॉज़िट ऑफ मिनरल यहाँ पे कुछ मिले सी बेड पे। तो बस प्लेसेस इन न्यूज़ में ये ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा याद रखना, कि जापान के ईस्ट में यहाँ पे दिख रहा है मिनामी तोरिशिमा। तो ये आइलैंड कुछ न्यूज़ में था। तो ये आइलैंड कहाँ आता है? पैसिफिक की तरफ, ईस्ट ऑफ जापान। बस नाम देख लेना, लोकेशन देखो, दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि सेनकाकू आइलैंड कहाँ आता है? तो ये आता है ईस्ट चाइना सी में। तो जो कि सेनकाकू एंड डियाओ ये डिस्प्यूटेड पार्ट है बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन जापान एंड चाइना के बीच में ये कुछ डिस्प्यूटेड पार्ट है यहाँ पे सेनकाकू एंड डियाओ। उसी के आसपास ओकिनावा भी एक आता है, तो वो भी ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है,
तो वल्चर कंजर्वेशन एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, है ना? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में मतलब बेसिकली ये न्यूज़ में था, वल्चर कंजर्वेशन वहाँ पे कुछ चल रहा है। अब देखो कंजर्वेशन पे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये कौन-सा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो मुदुमलाई है एंड सत्यमंगलम है, बोथ कहाँ पे आते हैं? तमिलनाडु में। तो वहीं पे वल्चर का कंजर्वेशन का कुछ प्रोग्राम चल रहा है। बस देख लेना ये कहाँ पे लोकेटेड है, सत्यमंगलम इज़ इन तमिलनाडु, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ही थोड़ा साउथ ईस्ट के पार्ट में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ सत्यमंगलम और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। बट मुदुमलाई भी एक देखोगे तो मुदुमलाई काफ़ी सेंटर की तरफ आता है, ये भी तमिलनाडु में आता है। बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, उसी के आगे एक्सटेंशन देखोगे मुदुमलाई, इट इज़ इन तमिलनाडु। मतलब दोनों लगभग एक-दूसरे से इंटरलिंक है। तो मुदुमलाई, मुखुर्ती होगा, सत्यमंगलम होगा, ये तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स या सैंक्चुरीज़ हैं एंड इवन टाइगर इज़ आल्सो। तो देख लेना सत्यमंगलम, मुदुमलाई इज़ इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है वल्बैचिया बैक्टीरिया, कुछ न्यूज़ में था और ये भी यूपीएससी का भी क्वेश्चन आया था 2022 में कि वल्बैचिया बैक्टीरिया हैज़ मैनिपुलेटेड द वास्प एंड इनकार्शिया फॉर्मोसा नाम से कुछ है। एंटायरली गेट रिड ऑफ इट्स मेल समथिंग न्यूज़ में था। बस देख लेना ये वल्बैचिया क्या है? तो वल्बैचिया आर द कॉमन बैक्टीरिया है दैट ऑकर्स नेचुरली इन 50% ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज। ना तो ये बैक्टीरिया जो इंसेक्ट स्पीसीज होते हैं उनमें मिलता है, जैसे कि मॉस्किटो है, फ्रूट फ्लाइज है, मॉथ्स है, ड्रैगन फ्लाइज है एंड इनसे फिर वो ना काफ़ी बैक्टीरिया डिसीज़ल स्प्रेड काफ़ी होता है। इट लिव्स इनसाइड द इंसेक्ट सेल। ओके? तो ये देख लेना और ये कैसे पास करता है वो भी एक बार चेक आउट कर लेना। तो वल्बैचिया बैक्टीरिया लिव्स इन इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है सॉरस क्रेन, नाम से न्यूज़ में था देखो, सॉरस क्रेन जो स्पीसीज़ है बर्ड की। दिस पॉपुलेशन सर्ज इन यूपी। ये तो मतलब काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन बढ़ा है, आप देख सकते हो कि 2021 में जो पॉपुलेशन यहाँ दिख रहा है 17,000 के आसपास है, वो 2024 में इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है देखो, मतलब कंज़र्वेशन काफ़ी यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है एंड पॉजिटिव ट्रेंड इन द सॉरस क्रेस पॉपुलेशन। और ये भी कुछ एक माइग्रेटरी स्पीसीज़ में आते हैं एंड इनका जो मतलब एक टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड नाम से भी हम इनको जानते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड वो है सॉरस क्रेन। तो इवन ये यूपी का स्टेट बर्ड भी है देखो, इट इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ यूपी। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थर्न इंडिया में है एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया में मिलता है तो इट्स रॉन्ग। ओके, तो साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। वो साइबेरियन क्रेन है जो रशिया के पास मिलते हैं, वहां से माइग्रेशन इंडिया की तरफ होता है या मल्टीपल पार्ट्स में होता, मल्टीपल कंट्रीज में होता है। वो साइबेरियन क्रेन है, बट दिस इज अ सॉरस क्रेन। तो देख लेना ये ऑस्ट्रेलिया तक मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। देन इंडिया फ्लैपशिल टर्टल नाम से एक स्पीसीज है देखो, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन अ मिशन टू सेव एन इंडियन फ्लैपशिल हुज शेल क्रैक्ड आफ्टर एन एक्सीडेंट समथिंग। ओके, तो ऐसा कुछ न्यूज में था। तो बस स्पीसीज देख लो, ये न्यूज तो नहीं पूछेंगे क्योंकि काफी छोटी न्यूज है, बट ये स्पीसीज आपको पता होना चाहिए, फ्लैपशिल टर्टल। तो ये मिलती है साउथ एशिया की तरफ एंड उसके बाद इनका हैबिटेट वगैरह देख लेना कहाँ है, दैट इज मोर मतलब दैट इज सफिशिएंट। स्ट्रीम्स है, मार्शेस एंड पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह है, मतलब सी में है या रिवराइन रीजन में मिलते हैं। तो देख लेना रिवराइन एंड पॉन्ड रीजन, मतलब फ्रेश वाटर की तरफ ये टर्टल मिलती है, इंडियन फ्लैपशिल टर्टल। मोस्टली म्यांमार है, पाकिस्तान, इंडिया, मतलब काफी जगह पे मिलती है। सो सिर्फ इंडिया में मिलती है क्या? नो, ये बाकी जगह पे भी मिलती है। इट्स अ काइंड ऑफ ओमनिवोर टर्टल है एंड सॉलिटरी एंड एक्टिव ड्यूरिंग द डे। मतलब ये कौन सी है? डायurnal स्पीसीज में आती है। इवन ये ड्रॉट कंडीशन में भी रह पाते हैं, ऐसे इनका एडॉप्शन हुआ है। नेक्स्ट है फिश एमआईपी प्रोजेक्ट। तो देखो फिश एमआईपी मतलब मरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट नाम से एक है, मरीन मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट, कि जिसमें देखो ये रिपोर्ट जो है, तो ये मोस्टली एफएओ के द्वारा, मतलब ये एफएओ के द्वारा भी चलाया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया और कहा कि वर्ल्ड में जो फिश है, तो ड्यू टू वेरियस रीजन, चाहे वो हीट वेव्स हो, मरीन हीट वेव्स हो या पोल्यूशन हो, ओशन एसिडिफिकेशन हो, इससे काफ़ी ज़्यादा डेथ होती जा रही है स्पीशीज़ की। मतलब फिश अगर देखा जाए तो वहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे और वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्लाइमेट रिस्क बताई जा रही है। और एक्सप्लॉइटेड फिश बायोमास कुड डिक्लाइन बाय 30% एंड मोर इन सेंचुरी एंड इफ इमिशन रिमेन्स हाई। तो ये काफ़ी टेंशन वाली बात है। इवन इन्होंने कुछ केस स्टडी भी दिया है देखो,
कि पेरू में तो देखा जाए तो बिकॉज़ ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज कि दिस बायोमास कुड plummet by 37% एंड चाइना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन फेसेस 30% डिक्लाइन अंडर द सेम सिनेरियो। मतलब कहीं न कहीं जो रिसोर्सेस है या फिश इकोसिस्टम मतलब फिश का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होते जा रहा है और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ की इकोसिस्टम डैमेज होती जा रही है। तो ये 2013 में कुछ फिश एमआईपी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो इस पे मतलब काम करेगा सपोर्ट इफेक्टिवली प्लानिंग फॉर एडेप्टिव रेजिलिएंट सी फूड सेक्टर अंडर द क्लाइमेट चेंज। तो सी फूड सेक्टर को कैसे सर्वाइव करे इसलिए ये चलाया जाता है। देन एयर पोल्यूशन हार्म्स पॉलिनेटर्स मोर देन पेस्ट। तो देखो पॉलिनेटर्स में मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सबको पता है हनी बी है या डिफरेंट बटरफ्लाइज है। एज पर द स्टडी एयर पोल्यूशन डिस्प्रोपोर्शनेट disproportionately harm benefits beneficial insects लाइक बीज है हनी बीज वगैरह है कि जिनकी वजह से पूरी इकोसिस्टम सर्वाइव करती है। एक प्रकार से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नीश क्रिएट करता है कि जो पॉलिनेशन हो या पूरे इकोसिस्टम हो या फ्लावरिंग इंडस्ट्री हो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में कुछ आया था। तो बस देख लेना कि इनका रोल क्या है, हनी बी किस प्रकार से जैसे लास्ट टाइम आया था हनी बी का वैगल डांस के बारे में आया था। तो जितने भी पॉलिनेटर्स हैं, आज हो सके तो उनकी एक लिस्ट बनाओ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्क एज़ अ पॉलिनेटर्स कि जो पॉलिनेटर्स का काम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो एक इसका एक आप सिंपल लिस्ट बना सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट है साइट्स। साइट्स डिफाइन्स गाइडलाइन ऑन रोज़वुड, ओके? सो साइट्स ने यहाँ पे कि रोज़वुड जो काफ़ी टाइम से डिस्कशन में रहा है, तो साइट्स मतलब क्या है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना कि जो एक डिफरेंट सेट क्रिएट करते हैं कि जहां पे अपेंडिक्स 1, 2, 3 आपको दिखेगा कि जो ग्लोबल ट्रेड होता है डिफरेंट स्पीसीज को लेके तो वो किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए या प्रोहिबिट भी किया जाए। सो जिससे मतलब इनके ट्रेड से उन स्पीसीज को धोखा ना पहुंचे, थ्रेट ना पहुंचे और इसी वजह से फिर क्या होगा उनका कंजर्वेशन अच्छा होगा। तो ये वर्ल्ड की सबसे रिनोन या एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स, जो 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है एंड इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। साइट्स इज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बट इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूएनईपी के द्वारा देखा जाता है एंड इट इज अ लीगली बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका अगर आप पार्ट बन चुके हो, जैसे इंडिया तो पार्ट है ही इसका, तो हम पे ये लीगली बाइंडिंग है मतलब हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ एक्ट्स, पॉलिसीज होने चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? मतलब ऐसे स्पीसीज को ट्रेड से प्रोटेक्शन देने के लिए और जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बट स्टिल अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने जो अमेंडमेंट किया था 2022 में, उसमें तो हमने अपेंडिक्स मतलब सॉरी जो भी हमारे शेड्यूल्स हैं, तो पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे टोटल, अब हमने 4 शेड्यूल किए हैं। तो इसमें 4th शेड्यूल जो है वो स्पेसिफिकली हमने डेडिकेट किया है फॉर साइट्स, ओके? तो साइट्स में जो स्पीसीज होगी उतना ही कंजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। बट एनीवे साइट्स ज़रूर देखो, साइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रोज़वुड स्पीसीज के बारे में बात करें तो उसमें देख लेना ये एक प्रकार से शीशम भी हम इसको शीशम बोल के भी जानते हैं बहुत बार। तो ये एक ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के टाइप में आता है, राइट? तो ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट पूछ सकते हैं यूपीएससी कि जैसे एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन है या डेसिडियस है, तो इट इज़ अ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो देख लेना ये कुछ टाइप्स है ब्राज़ीलियन रोज़वुड, इंडियन रोज़वुड, डेल्बर्जिया नाम से एक है, नॉर्थ इंडियन रोज़वुड कहते हैं। तो इंडिया में काफ़ी रीजन पे ये स्प्रेडेड है, मतलब मोस्टली शिवालिक एंड साउथवर्ड्स। Next, Kashmiri willow. Over the last few years, bats made Kashmiri willow have been attracting global attention after making the appearance of international games. Something ऐसा कुछ आया था। ठीक है, बट काश्मीरी विलो मतलब देख लेना कहाँ मिलता है। सो इट इज अ डेसिडियस ट्री है। वेजिटेशन किस प्रकार का है? नेटिव टू कश्मीरी रीजन, कश्मीर रीजन, तो कश्मीर के आसपास ही मिलता है एंड इसको सैलिक्स अल्बा भी कहते हैं, तो वो भी एक बार नोट करके रखना। इसके अलावा देखो ये इट इज बेनिफिशियल फॉर रिलेशनशिप विद द माइकोरिजल फंगाई हो, एनहांसिंग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ओवरऑल ट्री हेल्थ के लिए भी जो इंपॉर्टेंट होता है उसको एक फंगाई को यहाँ पे डेवलप कर दिया। बट ठीक है, इसमें इतना देख लेना कि मतलब यहाँ पे ये ट्रीज जो है तो न्यूज में थी और वो मोस्टली कहाँ मिलते हैं, इट इज नेटिव टू कश्मीर, कश्मीरी विलो। उसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन है जो कमेंट में आपको आंसर करना है, बायो ई3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर क्या होगा?
कमेंट में बताना है, आप स्टॉप करके पढ़ लेना और कमेंट में आंसर करना है, ठीक है? नेक्स्ट है ग्रॉइन्स। तो ग्रॉइन्स क्या है? तो ये जो कोस्टल इरोजन होता है, इसको रोकने के लिए देखो वैरायटी ऑफ मेजर्स हैं। जैसे आपने मरीन ड्राइव मुंबई में देखा होगा कि मरीन ड्राइव जो मुंबई में है, वहाँ पे कोस्टल इरोजन रोकने के लिए बहुत सारे ट्राइपॉड्स वगैरह स्प्रेड किए हैं। जिससे क्या होगा कि कोस्टल इरोजन ना हो और लैंड कंजर्वेशन हो, कोस्टल कंजर्वेशन हो, तो इसी प्रकार के एक मेथड्स को हम कहते हैं ग्रॉइन्स। एंड इवन इट इज डिजाइन्ड टू ट्रैप सेडिमेंट, डिसिपेट वेव एनर्जी एंड रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ सेडिमेंट अवे फ्रॉम द पिच, ओके? तो इसको बस ज़रूर देख लेना कि ये ग्रॉइन्स क्या है और ऐसे कौन सी मेथड्स हैं। जैसे बल्कहेड नाम से है, सी वॉल नाम से है, ग्रॉइन्स तो अभी हमने देखा, जेट्टी नाम से एक आती है। तो ये पूछ सकते हैं यूपीएससी की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर मेथड्स टू कंजर्व कोस्टल इरोजन, ओके? या फिर सॉरी कोस्टल जो कंजर्वेशन है या कोस्टल लैंड है, उसके लिए कौन सी मेथड्स आती है? तो ट्राइपॉड होगा, रेवेटमेंट होगा, रिप रैप होगा, ग्रॉइन्स है, बल्कहेड है, सी वॉल है एंड जेट्टी है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ग्रीन फंड्स फॉर रोड वर्क्स। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव न्यूज़ दिखा थोड़ा। एंड एनजीटी ने इस पे कंसर्न रेज़ किया है कि सीपीसीबी जो है, तो वो फंड यूज़ कर रहे हैं फॉर टैकलिंग एयर पोल्यूशन टू फाइनेंस रोड रिपेयर्स एंड पेविंग वर्क्स। मतलब जो फंड आया था कि रोड रिपेयर के लिए, मतलब या फिर हम कह सकते हैं एक एनवायरमेंटल फंड था और इन्होंने कहा कि रोड खराब है इसलिए शायद डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है और डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो कम करना है तो फिर हमें रोड ठीक करने होंगे। बट वो रोड डिपार्टमेंट में वर्क मतलब बेसिकली वो फंड्स वहाँ से आने चाहिए, ना कि यहाँ का फंड वहाँ डाइवर्ट करना चाहिए। तो डेवलपमेंट के लिए ऐसा फंड ना यूज़ करे, ऐसा एनजीटी ने कंसर्न रेज़ किया है कि डाइवर्जन ऑफ फंड फॉर कॉलिंग इट पोटेंशियल अ ग्रॉस मिसयूज ऑफ सीरियस फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी। तो देख लेना ये कि ना ऐसे डाइवर्जन को लेके कंसर्न रेज़ किया था। तो एनजीटी आपको पता होना चाहिए एनजीटी क्या है, सिस्टम क्या है। एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर ये ट्राइब्यूनल हमने एस्टैब्लिश किया था। इसके पावर्स देख लेना एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ये मतलब एनवायरमेंटल की केसेस हो गए, तो ये सभी एनजीटी के पास जाती है, राइट? इसके अलावा एनसीएपी भी एक बार पढ़ लेना, ये भी न्यूज़ में रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये एनसीएपी चला था। 2019 में हमने एनसीएपी लॉन्च किया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऐसी सिटीज़ को हमने टारगेट किया था। एंड जहाँ पे देखो मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स पॉल्यूशन बाय 40% हमें कम करना है, मतलब जो सबसे डेंजरस माने जाते हैं पीएम 2.5, पीएम 10, तो इसमें से पीएम 2.5 होगा, पीएम 10 हो गए, इनको हम 40% तक कम करेंगे बाय 25 या 26 अक्रॉस 131 सिटीज, जो ऐसी सिटीज जो नॉन अटेनमेंट मतलब जो हमेशा पुअर स्टैंडर्ड में रहे हैं पॉल्यूशन को लेके, जहाँ पे उतना पॉल्यूशन को लेके अवेयरनेस मतलब या अवेयरनेस कहने से बेटर ये होगा कि जो स्टेप्स है वो नहीं लिए गए और बहुत ही पुअर कंडीशन है एयर पॉल्यूशन की। ऐसे कुछ 131 सिटीज को सेलेक्ट किया गया है एनसीपी के अंडर। तो इसको देख लेना ज़रूर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इस पे मेंस पे भी 2 क्वेश्चन आए थे 2020 और 21 में। बाकी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज सीपीसीबी ने ग्रीन फंड्स फॉर रोड वर्क्स, तो ये ग्रीन फंड्स जो है देखो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चार्ज कलेक्टेड एज 1% चार्ज ऑन डीजल व्हीकल है, तो यहाँ से मतलब वो ग्रीन फंड्स आते हैं। एनवायरनमेंट कंपेंसेशन कलेक्टेड फ्रॉम कंपेंसेशन इम्पोज्ड बाय एनजीटी एंड मैनेज्ड बाय सीपीसीबी, तो इसको एनवायरमेंटल कंपेंसेशन कहते हैं। तो कौन क्या मैनेज करता है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये स्पेसिफिक पर्पस मतलब टैकलिंग एयर पोल्यूशन एंड अदर एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए यूज किया जाना चाहिए ग्रीन फंड। बट ये जो चार्ज से मतलब पैसा आता है, बट वो रोड कंस्ट्रक्शन में डाइवर्ट किया, इसलिए ये न्यूज थी। सो दैट्स व्हाई दैट इज इन द न्यूज, ओके? नेक्स्ट है बागमती नाम से एक रिवर है देखो, वो न्यूज में है। फ्लड सिचुएशन हैव इमर्ज इन बिहार मुजफ्फरपुर एरिया, वाटर लेवल ऑफ बागमती रिवर हैज राइजन, तो ऐसा कुछ न्यूज़ था। तो रिवर इन द न्यूज़ में देख लेना। तो बागमती कहाँ आती है? तो देख लेना, ये काठमांडू, नेपाल वहाँ से पास होती है, मतलब इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बगद्वार नाम से एक एरिया है नेपाल में, शिवपुरी हिल्स नाम से एक रीजन है, जो कि काठमांडू के आस-पास आता है। तो वहाँ से ये एंटर करती है बिहार में और बिहार में आने के बाद ये किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है? बूढ़ी गंडक। जो बूढ़ी गंडक पे लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कन्वर लेक नाम से एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको पता होगा कि कन्वर लेक जो ऑक्सबो टाइप ऑफ लेक है और ये एक वेटलैंड साइड भी है, वो किस रिवर का पार्ट है? तो बूढ़ी गंडक का, ठीक है? गंडक अलग रिवर है, जो चंपारण से फ्लो होती है और फिर गंगा को जाके मिलती है, वो अलग से मिलती है। बूढ़ी गंडक और बागमती दोनों एक साथ आते हैं, फिर दोनों जाके
मिलते हैं लगभग मुंगेर से पहले थोड़ा अ, गंगा को मिलती है। तो ये दोनों अलग से मिलती है। फिर उसके बाद कलमा कोसी है जो कोसी सौरभ विहार जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद एक महानंदा नाम से एक पास होती है और वो वेस्ट बंगाल में जाके गंगा को मिलती है। तो ये सब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, नॉर्थ से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज है। साउथ से देखोगे तो शोन है, पुनपुन है, फाल्गु है। इस प्रकार से क्विली नाम से भी एक रिवर आती है। तो ये सारी रिवर साउथ से मिलती है। तो देख लेना, तो दिस इज़ अ रिवर जो कि न्यूज़ में है और इसी रिवर के आस-पास बागमती के आस-पास देखो, पशुपतिनाथ टेम्पल होगा, ये आस-पास ही आता है। उसके बाद गोकर्णेश्वर नाम से एक टेम्पल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है वीरागंगा दुर्गावती टाइगर रिज़र्व, ये न्यूज़ में था। सो एमपी ये कहाँ आता है, इतना भी अगर पता है तो भी मोर दैन सफिशिएंट है। तो यहाँ पे कुछ इर्रेगुलरिटीज़ पोचिंग वगैरह देखा गया था। तो वीरागंगा दुर्गावती टाइगर रिज़र्व इट्स इन एमपी। तो ये कहाँ पे आता है बस इतना पता रहने दो। इट इज़ इन एमपी स्प्रेड अक्रॉस सागर, दमोह नाम से है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा यस दुर्गावती, ओके? तो यहाँ ये दमोह सागर के आस-पास मिलेगा आपको ये वीरागंगा दुर्गावती टाइगर रिज़र्व। इवन यहाँ पे आस-पास गोंडी पीपल वगैरह भी रहते हैं। मतलब एक्चुअली इट इज़ नेम फॉर द रानी दुर्गावती द क्वीन ऑफ गोंडी पीपल। एंड आस-पास अगर हम देखा जाए तो मतलब एक एज़ सच कोई बड़ी रिवर नहीं है। मतलब केन थोड़ा-सा ईस्ट से इससे फ्लो होती है केन। अ, बस वही एक आस-पास मतलब रिवर अगर देखा जाए तो केन है, बट नॉट एक्ज़ैक्टली ऑन दैट ओके। तो सो देख लेना। चलो नेक्स्ट है मैकेंजी नाम से एक रिवर न्यूज़ में थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है कनाडा की। कनाडा की एक लॉन्गेस्ट रिवर है। तो उसका अब न्यूज़ ऐसा है कि वो हिस्टोरिकली सबसे लो फ्लो हो गई है, मतलब सबसे कम पानी अभी तक का देखा गया है वाटर लेवल्स में। एंड इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन एंटायर नॉर्थ अमेरिका आफ्टर मिसिसिपी रिवर। अगर कोई मिसिसिपी फर्स्ट है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, तो सेकंड लार्जेस्ट अगर नॉर्थ अमेरिका में है तो मैकेंजी है। एंड कनाडा की सबसे बड़ी रिवर है। तो ये देख लो कहाँ पे है, मैकेंजी रॉकीज रेंज से निकलती है और इस प्रकार से ये नॉर्थ की तरफ फ्लो होती है और ये आर्टिक का एक पार्ट है। आर्टिक सी का एक पार्ट है देखो। तो ये कौन-सा पार्ट है जहाँ जाके ये मिलती है? तो ये कमेंट में ज़रूर बताना कि मैकेंजी कौन से सी में जाके मर्ज होती है ना? ज़रूर कमेंट करो, मैं देखने वाला हूँ कि किसको ये आंसर आता है। बाकी जो छोटी-मोटी रिवर्स है यहाँ पे देख सकते हो आप कि नेल्सन नाम से एक है, ओके? हडसन ये सब जाती है जो हडसन बे नाम से एक रीजन है वहाँ पे जाती है, राइट? तो सेवन सेवर्न नाम से एक रिवर है। तो ये छोटी-मोटी रिवर्स है, बट आपको देखना है मैकेंजी जो कि कनाडा की सबसे बड़ी रिवर है, ओके? कौन से सी में जाती है वो सामने आपको लिखना है। नेक्स्ट है यूरेनियम कंटैमिनेशन। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग, इन्होंने अभी एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि लेड को लेके कितना मतलब वाटर में कितना सेफ लेवल है। तो चलो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की है मतलब, तो उन्होंने बार्क ने बताया कि यूरेनियम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है तो इट इज अप टू 60 माइक्रोग्राम्स पर लीटर, ओके? एंड इट इज मिलियंथ ऑफ अ ग्राम पर लीटर इन अ ड्रिंकिंग वाटर वाज एंटायरली सेफ। ठीक है? तो ये याद ज़रूर रखना कि 60 माइक्रोग्राम्स पर लीटर, 60 माइक्रोग्राम्स पर लीटर ये सेफ बोला गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। 2021 में भी देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, उन्होंने भी एक रिवाइज़ किया था कि एक्सेप्टेड लेवल ऑफ यूरेनियम कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम 60 टू 30 ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, कि मतलब 60 नहीं बट 30 है, बीआईएस के द्वारा 30 बताया गया है। बट अगर हम देखेंगे कि अ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्होंने अभी रिसेंटली अगर कोई बताया तो 60 का बताया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि 60 इज़ ओके माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक है, बाकी यूरेनियम भी न्यूज़ में है तो उसको भी साइंस एंड टेक के तरीके से पढ़ लो कि 2% ऑफ वर्ल्ड्स यूरेनियम इंडिया में मिलता है, बट तभी भी इंडिया इम्पोर्ट करता है क्योंकि उतना गुड क्वालिटी का जो रेडियो एक्टिव हमें चाहिए तो वो इंडिया में उतना मिलता नहीं। तो हम ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, कज़ाक इज़ इम्पोर्टेंट, तो यहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं। देन आफ्टर दैट अगर कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वेल्स फाउंड टू हैव यूरेनियम इंडिया में, तो वो है पंजाब में।
तो 30 के आसपास उसका कुछ लेवल देखा गया है पीपीबी के आसपास। तो ये ज़रूर देखो कि मतलब वहाँ पे यूरेनियम कंटेमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हरियाणा है। कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि अ, यहाँ पे मतलब यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स वगैरह से भी इंटरलिंक हो सकता है। तो इसमें जियोजेनिक प्रोसेस भी एक कारण है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर भी एक कारण है एंड इट्स डिक्लाइन इन नाइट्रेट पॉल्यूशन एंड मतलब जो भी ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता है तब यूरेनियम कंटेंट जो वाटर बॉडी बचे उसमें ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज में होगा। एंड नाइट्रेट पॉल्यूशन भी है मतलब जो फर्टिलाइज़र से जो पॉल्यूशन होता है वो भी कहीं न कहीं यहाँ पे इंटरलिंक कारण बताया गया। और इसके यूरेनियम के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है तो बिल्कुल कैंसर, नेफ्राइटिस मतलब न्यूरॉन्स वगैरह भी अफेक्ट कर सकता है और कैंसर तक कॉज़ कर सकता है। नेक्स्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि नोएडा यहाँ पे दिया है कि दिल्ली एंड नोएडा अमंग द सिटीज़ विथ लेस दैन 40% नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फंड यूटिलाइजेशन। और उसमें बताया गया कि मतलब कितना क्या यूज़ किया गया है फंड। बट मैं चाहूँगा कि आप देख लो कि इनके टारगेट्स क्या है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे कि ये प्रोग्राम क्या है? एनसीपी कब स्टार्ट हुआ? 40% तक हमें पार्टिकुलेट मैटर कम करना है बाय 24 सॉरी बाय 25 एंड 26 ओके? तो वो टारगेट ज़रूर देखो क्या है, क्या नहीं। बाकी इनके फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप बाद में पढ़ लेना। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन एंड मोर्टेलिटी इन इंडिया देखा जाए तो अबाउट एयर पॉल्यूशन बिहाइंड 7% डेथ इन 10 सिटीज़। लैंसेट का एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली तो उसमें बताया गया कि जो 10 सिटीज़ है उसमें 7% डेथ जो है वो एयर पॉल्यूशन से होती है और इसके पहले भी इन्होंने जो 2019-20 में कुछ रिपोर्ट लाए थे उसमें बताया गया था कि 16 से 17 लाख सालाना जो इंडिया में डेथ होते हैं, तो वो ड्यू टू एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये कहीं न कहीं एक हिडन डेथ है, इसको भी हमें ज़रूर एड्रेस करना होगा। एंड लैंसेट रिपोर्ट भी ज़रूर देखो हैज़ पब्लिश्ड द फर्स्ट मल्टी-सिटी स्टडी एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट टर्म एयर पॉल्यूशन पीएम 2.5 एंड मोर्टेलिटी इन 10 मेजर सिटीज़ इन इंडिया बिटवीन 8 टू 19 ऐसे कुछ 10-11 साल का उन्होंने स्टडी किया है। देखना 33,000 डेथ 7.2% ऑफ टोटल मॉर्टलिटीज कुड बी एट्रिब्यूट टू एयर पॉल्यूशन एंड एनुअली अक्रॉस द 10 इन्वेस्टिगेटेड उन्होंने सिटीज़ कुछ इन्वेस्टिगेट किए थे। तो देखा जाए तो दिल्ली एग्जिबिटेड द मोस्ट सीवियर एयर पॉल्यूशन एंड लगभग 11% जो दिल्ली में डेथ होते हैं, जो जबकि वो 12,000 कुछ उन्होंने बताया है, सो वो लिंक्ड है एयर पॉल्यूशन से। मतलब दिल्ली में सबसे ज़्यादा 11% तक का टोटल डेथ में जो परसेंटेज है, वो एयर पॉल्यूशन से दिखा है एंड सबसे लोएस्ट जो दिखा गया है, वो हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि शिमला में देखा गया है, ओनली 3% के आसपास है, मतलब थोड़ा एयर क्वालिटी बेटर होगी वहाँ पे, राइट? तो ये सभी डेटा थोड़ा-सा एक बार चेक आउट कर लो। नेक्स्ट है इंडियन गौर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। तो नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व और स्पीसीज एक न्यूज़ में है, इंडियन गौर जिसको बाइसन भी कहते हैं, इंडियन बाइसन। तो एनीवेज़ एनएसटीआर कहाँ आता है? बताओ कमेंट में, ठीक है? तो ये कहाँ आता है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट में आता है और ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, श्री शैलम नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। यही यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी था। रही बात इंडियन गौर का जिसको हम बाइसन भी कहते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन नेटिव टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मतलब सिर्फ इंडिया में मिलता है क्या? नो। तो इंडिया में शिवालिक के साउथ में काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स में ये मिलता है और अपार्ट फ्रॉम इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलता है। दिस इज़ इंडियन गौर और बाइसन। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि इंडिया में जितने भी लगभग 56 अभी रिसेंट टाइगर रिजर्व्स है, तो उसमें सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अगर इंडिया में कोई है तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे। ओके? तो इसको भी नोट कर लेना। नियर बाय कोई रिवर है इसके, तो वो है कृष्णा रिवर। वो कौन-सी रिवर है? कृष्णा रिवर। दैट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है पुश फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसके बारे में एक नॉर्मल न्यूज़ था देखो कि दिस मूव अलाइन यूपी एंड तमिलनाडु, चंडीगढ़ व्हिच आल्सो ऑफर्स इनिशिएटिव टू प्रमोट क्लीनर अल्टरनेटिव पेट्रोल मतलब यहाँ पे जा काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है तो ईवी व्हीकल्स को टारगेट करे या हाइब्रिड ईवी व्हीकल्स को टारगेट करे। बट एनीवे ये प्रोग्राम कौन से हैं इंडिया में कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम पुश कर रहे हैं? तो यस नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसी के अंडर एक फेम इंडिया मिशन चलाते हैं हम। फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल जिसमें हम इलेक्ट्रीफाई काफ़ी ज़्यादा करना चाहते हैं। तो ये स्कीम कब स्टार्ट हुआ उसको ज़रूर देखो और दूसरा इसका टारगेट क्या है? तो टारगेट क्या है इसका कि
एक तो 25/25 मतलब सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया कि इलेक्ट्रिक स्टेशंस पहले हम बनाएँ, चार्जिंग स्टेशंस बनाएँ। नेशनल हाईवे पे बोथ लेन पे 25 किलोमीटर पे होना ही चाहिए एंड सिटीज़ में 3/3 मतलब एवरी 3 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो ये एक टारगेट्स है। बाकी कितने व्हीकल्स इलेक्ट्रिफाई करना है, ये आपको आज चेक करना है कि कितने व्हीकल्स को हम इलेक्ट्रिफाई करेंगे और कब तक करेंगे। नेक्स्ट है बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट बीबीएनजे। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव्स द साइन बीबीएनजे एग्रीमेंट कि जो बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका डीप ओशन होगा या हाई सीज जिसको हम कहेंगे या ग्लोबल कॉमन्स भी हम जिसको कहते हैं कि जहाँ पे सभी के लिए ये अ, मतलब एरिया है, नॉट अंडर योर ईईजेड। ईईजेड जब आता है तब यूएन क्लॉज आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज। उसमें वो उन कंट्रीज का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि उसके बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड भी कुछ एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करने का कुछ एग्रीमेंट है, जिसको हम कहेंगे हाई सीज भी कहेंगे आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ की ट्रीटी है जो कि यूएन क्लॉज के ही अंडर आती है और इसमें हम कह रहे हैं कि हम कंजर्व करेंगे ऐसे बायोडायवर्सिटी को जो बियॉन्ड दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिससे हमारा एसडीजी गोल नंबर 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर, वो कंजर्व होगा, जिसमें मरीन जेनेटिक रिसोर्स है, मेजर ऑफ सच एरिया बेस्ड मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे किया जाएगा। लगभग 91 कंट्रीज ने इसको साइन अभी तक किया है और इंडिया भी इसमें पार्ट है। इसमें देखो एक और हम टारगेट कर रहे हैं कि जो सीबीडी के अंडर कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी का जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुए थे, कन्मिंग मॉन्ट्रियल कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 में जब ये मीटिंग हुआ था, उसमें हमने एक टारगेट रखा था कि 30% लैंड एंड वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। तो ये जो टारगेट है वो अचीव करने का भी इन्होंने मतलब कमिटमेंट शो किया है अंडर बीबीएनजे एग्रीमेंट कि 30% ऑफ द प्लैनेट बाय 2030। तो उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, हम सी एंड वाटर को प्रोटेक्टेड करेंगे, संवर्धित करेंगे। नेक्स्ट है एमवी चेंज नाम से एक फेरी कुछ न्यूज में था। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी पावर्ड बाय 100% हाइड्रोजन फ्यूल। तो कंप्लीट हाइड्रोजन फ्यूल से ऐसा कुछ देखा गया सैन फ्रांसिस्को में। तो देख लेना आज ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है या हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन बनता कैसे, ये थोड़ा साइंस एंड टेक के पर्पज से आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट है सी बकथ्रॉन। ये भी, इस पे भी यूपीएससी का कुछ क्वेश्चन था। ये हिमालय में काफी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इवन इट इज वेरी बेनिफिशियल, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल भी है, क्योंकि इसका एवरी प्लांट मतलब इसका जो एवरी पार्ट है इस प्लांट का, रूट्स होगा, लीफ होगा, ट्विग होगा, रूट होगा, थॉर्न होगा, इस सब का कहीं ना कहीं यूज होता है। इवन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या मेडिसिन बोल के भी यूज होता है। इसको वंडर प्लांट भी कहते हैं, लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं, गोल्डन बुश या गोल्ड माइन ऑफ कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जीआई टैग भी मिला था 2023 में। एंड है ना, लद्दाख ऐसा प्लेस है कि जहाँ पे ये कंप्लीटली ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हार्वेस्टिंग जो यूजुअली होता है वो आफ्टर मॉनसून होता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास, और कम पानी में भी ये ग्रो हो पाता है। तो इसके जरूर यूज वगैरह देख लेना। एंड सेकंड है कि इवन ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लद्दाख में। तो ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है ना, इस रीजन में काफी अच्छे से मिलता है और लेस वाटर कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 मिथेनॉल कन्वर्जन प्लांट न्यूज में था कि जहाँ पे CO2 टू मिथेनॉल कन्वर्जन ऐसा कुछ किया गया है ना, जहाँ पे कार्बन कैप्चर कैटालिटिक रिएक्शन है, मिथेनॉल सिंथेसाइजर है। तो ऐसा यहाँ पे इंस्टॉलेशन देखा गया है। तो इसको भी जरूर देख लो कि ये मिथेनॉल CO2 टू मिथेनॉल कैसे कंजर्व होता है। ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, तो ये इसको जरूर आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है यूरेशियन ओटर, कुछ न्यूज में था। यूजुअली ये जो मिलता है तो थोड़ा हाई अल्टीट्यूड्स पे मिलते हैं या फिर रिवराइन इकोसिस्टम में मिलते हैं इंडिया में। बट पहली बार पुणे महाराष्ट्र जो है, वहां पे फर्स्ट टाइम इसका साइटिंग हुआ था। इट इज वन ऑफ द 3 ओटर, जैसे स्पीसीज जो इंडिया में मतलब ओटर की मिलती है, स्मूथ कोटेड एक मिलता है इंडिया में, स्मॉल क्लाउड एक मिलता है एंड एक तीसरा मिलता है यूरेशियन ओटर। ऐसे 3 ओटर के स्पीसीज हमारे इंडिया में मिलता है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका मतलब काफी जगह पे ये स्प्रेडेड है। जैसे मैंने बताया कि हिमालय के फुटहिल्स थोड़ा रिवराइन इकोसिस्टम है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है।
बट वो महाराष्ट्र के पुणे रीजन में कुछ साइटिंग इसका हुआ है ओटर का। इसका आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, मतलब ठीक है, अच्छे खासे नंबर है। एंड ये सॉलिटरी नॉक्टर्नल स्पीसीज में आते हैं। नॉक्टर्नल मतलब मोस्टली नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। सॉलिटरी मतलब जो मोस्टली अकेला रहना पसंद करते हैं। एज अपेक्स प्रेडेटर इन रिवर इकोसिस्टम, मतलब वो फिश वगैरह खाते हैं, इस पे मतलब ये जिंदा रहता है। दिस इज स्पीसीज इन द न्यूज, जरूर देख लेना, यूरेशियन ओटर। नेक्स्ट है डाइक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फ, नाम से कुछ न्यूज में था, देखो। ड्यूअल ब्लूमिंग पैटर्न कुछ दिखा गया, यूनिक है ना, स्पीसीज यहाँ पे देखी गई है। तो इसका साइंटिस्ट डिस्कवर अ न्यू फायर रेजिलेंट ऐसे कुछ एक प्लांट है। तो फायर रेजिलेंट प्लांट दिखा है, ड्यूअल ब्लूमिंग है, स्पीसीज इन स्पीसीज ऑफ डेक्लेप्टेरा नाम से एक है, नॉर्थ वेस्टर्न घाट, मतलब नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट जो है महाराष्ट्र एंड थोड़ा गुजरात का वगैरह पार्ट है वेस्टर्न घाट का, तो वहां पे ये मिले हैं। जैसे वेस्टर्न घाट आप सभी जानते हो गुजरात से स्टार्ट होती है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु की बॉर्डर, मतलब लगभग 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट है। तो उसका नदर्न पार्ट मतलब गुजरात, महाराष्ट्र ना, थोड़ा गोवा तक का पार्ट है, वहां पे ये देखे गए हैं। तो इन्फॉर्म्स द फायर मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू सपोर्ट द बायोडायवर्सिटी। तो फायर मैनेजमेंट समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस स्पीसीज। देन होकेसर वेटलैंड वाज इन द न्यूज। तो जम्मू कश्मीर एडमिन अंडरटेक्स अ मेगा प्रोजेक्ट टू रिजुविनेट लोकल वेटलैंड। ये जम्मू कश्मीर में आता है, देखो, होकेसर वेटलैंड, बस इतना एक देख लो। बाकी इसको जो वाटर मिलता है वो झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, दूध गंगा नाम से। तो झेलम की ट्रिब्यूटरी है दूध गंगा, उससे इस होकेसर वेटलैंड का वाटर एग्जैक्टली मतलब सप्लाई होता है। इसको क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ओनली साइट रिमेनिंग रेड बेड्स नाम से स्पीसीज है, वो यहाँ पे मिलते हैं। 68 मतलब देखो वाटरफॉल्स, मतलब जो डिफरेंट वाटर के स्पीसीज है, या इवन कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स है, वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो देख लेना होकेसर इन जम्मू कश्मीर, दूध गंगा रिवर झेलम के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है होकेसर नियर बाय झेलम, दूध गंगा रिवर। नेक्स्ट है, इंडिया में जितने भी रामसर साइट्स है वो जरूर देख लो, लगभग 85 के आसपास रामसर साइट्स है। इसमें एडिशंस कुछ भी चल रहा है, जब भी होगा रिसेंट डेटा आप प्लीज चेक कर लेना प्रीलिम से पहले। चलो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन आज का। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट में सबको बताना है। होकेसर वेटलैंड जो अभी हमने देखा है, आना ही चाहिए सबको। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या है। नेक्स्ट है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, देखो न्यूज में था। तो रणथंबोर सबको पता ही होगा कहाँ पे है, तो इट्स इन राजस्थान। ठीक है, तो बस उतना देख लेना। राजस्थान में जो बनास रिवर है, अरावली से निकलती है, एंड एक चंबल रिवर है। तो चंबल एंड बनास के बीच में आता है रणथंबोर, सवाई माधोपुर जो रीजन है वहां पे। तो वो न्यूज में था, रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट कुछ टाइगर एंड विलेजेस, मतलब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ न्यूज थी। तो ठीक है, आप लोकेशन देख लो, रणथंबोर कहाँ पे है, चंबल एंड बनास के बीच में राजस्थान में, नियर बाय सवाई माधोपुर जो रीजन है। तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ओके। नेक्स्ट है अस्थमुड़ी लेक, जो कि यूपीएससी ने भी पूछा था, ये कहाँ आता है, केरला में। तो रामसर साइट या फेस इकोलॉजिकल थ्रेट्स, यहाँ पे कुछ आया था पोल्यूशन की वजह से, तो बस देख लेना, ये एक बैक वाटर है। केरला में बैक वाटर को क्या कहते हैं, कायल भी कहते हैं, राइट। तो इस कायल में बैक वाटर में ब्रेकिश वाटर है। तो यहाँ पे एक अस्थमुड़ी लेक है, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ा बैक वाटर अगर कोई है केरला में, तो वो कौन सा है, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है अस्थमुड़ी। तो फर्स्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, तो वेम्बनाड। कौन सा है सबसे बड़ा, या इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक भी कौन सा है, वो कौन सा है, वेम्बनाड। ओके, या केरला का सबसे बड़ा बैकवाटर है वेम्बनाड। ठीक है, बाकी तो ये देख लेना कौन सी रिवर्स वगैरह के आसपास है। एंड इवन हिस्टोरिकली इट इज अ पोर्ट सिटी ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, अस्तमुड़ी लेक के आसपास, विच इज नोटेड इन ट्रैवल रिकॉर्ड्स ऑफ मोरक्कन एक्सप्लोरर इब्न बतूता, राइट। ये भी कुछ ना कुछ करेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। कोलाम डिस्ट्रिक्ट के पास है ये लेक, इसको भी जरूर देखो। और राइस फील्ड्स वगैरह भी यहाँ पे काफी फेमस है, कोलाम राइस काफी फेमस है यहाँ पे। नेक्स्ट है मिथेन, ट्री बार्क इन द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एब्जॉर्ब ग्रीन हाउस गैस मीथेन, मतलब मीथेन जो कि काफी आ, हम कहते हैं ना कि एक बड़ा ग्रीन हाउस गैस है, CO2 के बाद अगर सबसे परसेंटेज में बड़ा होगा तो वो है मीथेन। बट मीथेन
में कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप देखोगे तो CO2 थोड़ा लास्ट करता है लॉन्ग टाइम के लिए, मीथेन थोड़ा शॉर्ट टाइम होता है, उसका लाइफ टाइम अराउंड 10 ईयर के आसपास होता है, CO2 का ज़्यादा होगा। बट ट्रैप कौन ज़्यादा करता है हीट को? तो वो है मीथेन, इवन CO2 से भी ज़्यादा। तो इसको भी कम करने के लिए मीथेन प्लेज वगैरह वर्ल्ड में काफ़ी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। बट कह रहे हैं कि फॉरेस्ट में जो ये बार्क होता है ना, मतलब जो वुड होता है, तो उसके अंदर ये मीथेन ट्रैप हो सकता है, ऐसा स्टडीज़ बता रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इटसेल्फ अफॉरेस्टेशन सिर्फ CO2 ही सिंक नहीं करता है, क्योंकि पेड़ों में तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में CO2 सिंक होता है, बट इनके बार्क के थ्रू भी CO2 सिंक हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट कि प्लांटेशन अफॉरेस्टेशन CO2 तो कम करता ही है, बट मीथेन भी कम करता है। नेक्स्ट है अफ्रीकन पेंगुइन, कुछ न्यूज़ में थे, तो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। देखो अफ्रीकन पेंगुइन जिसको केप पेंगुइन भी कहते हैं, केप टाउन के आसपास या केप ऑफ गुड होप जहाँ पे रीजन है, तो वहाँ पे ये स्पीसीज़ है। तो उसके बारे में कुछ न्यूज़ था, इज़ नाउ एंडेंजर्ड पर एज़ पर IUCN। तो कंज़र्वेशन वांट्स पॉसिबल एक्सटेंशन इन द वाइल्ड बाय 2035, मतलब काफ़ी थ्रेट होते गया था, तो उसको कंज़र्व करने के लिए ये न्यूज़ था। तो याद रखिए ये कहाँ मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा है बोनोबो या एल्क है, ऐसे वर्ल्ड के भी स्पीसीज़ पूछे गए हैं। तो यू शुड नो कि केप पेंगुइन कहाँ मिलता है। तो इट्स इन साउथ अफ्रीका, है ना? केप ऑफ गुड होप के आसपास वहाँ पे मिलेगा, एंड थोड़ा नामीबिया में भी मिलेगा ये आपको। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड अफ्रीकन पेंगुइन, मतलब हाँ, सॉरी, ये एंडेंजर्ड था पहले, अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड अफ्रीकन पेंगुइन जस्ट वांट पीस एंड फूड, समथिंग ऐसा कुछ न्यूज़ थी तब। तो देख लेना, इट इज़ नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट है माइक्रोप्लास्टिक के बारे में कुछ न्यूज़ थी, कुड अभी अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। मतलब अभी तक हमने सुना था कि वाटर पॉल्यूशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है, हमारे पूरे इकोसिस्टम को खराब करेगा और हमारे बॉडी पे भी इम्पैक्ट करता है। बट अब ये कह रहे हैं कि वेदर एंड प्लास मतलब ये वेदर एंड क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। दैट डस्ट, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लास्टिक जो है, वो कहीं न कहीं डस्टी फॉर्म में जब चला जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि इतने स्मॉल हो सकते हैं, जैसे माइक्रोप्लास्टिक आप सबको पता है 5 एमएम से अगर लेस होगा तो माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं हम। तो उससे भी और अगर ये डिग्रेड हो जाए, तो हवा में अगर सस्पेंड हो जाए, तो ये डस्ट जैसा काम करेगा। मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सनलाइट जो होती है सरफेस से, उसको ब्लॉक कर सकता है। और ये एक काम करेगा ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है? जिससे प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स अफेक्ट हो गए, ठीक है? देखो यहाँ पे कि प्रेसिपिटेशन लाइक माइक्रोप्लास्टिक अवेलेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेनी मोर एरोसोल्स पार्टिकल्स। एरोसोल हवा में जा सकते हैं, फॉर्मिंग स्मॉलर ड्रॉपलेट आल्सो। सो दिस रिजल्ट्स इन लेस रेन एंड हेवियर रेनफॉल व्हेन इट रेन्स, है ना? मतलब जहाँ पे कम हो रहा है, वहाँ पे और कम होगा, जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे और भी ज़्यादा फ्लडिंग सिचुएशन, ऐसा मतलब चेंजेस कुछ हो गए। ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाउड्स हैव वार्मिंग और कूलिंग इफेक्ट में जो होता है, तो इसमें अगर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो थोड़ा वार्मिंग ज़्यादा बढ़ सकता है। अदर इम्पैक्ट भी देखे गए कि एविएशन सेफ्टी है या क्लाइमेट मॉडलिंग है, उसमें भी इम्पैक्ट होगा। तो एनीवेज़ माइक्रोप्लास्टिक काफ़ी डेंजरस है, और उसको कम करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, मरीन लिटर आल्सो, यूएन असेंबली रिज़ोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन आल्सो। देन उसके बाद प्लास्टिक पैक्ट है, लंदन कन्वेंशन। आज ज़रूर देखो ये क्या-क्या है, स्टॉप करके इसको ज़रूर देखना कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है। इसका तो अपना एक लेक्चर भी है। एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ वाली जो मेरी सीरीज़ है, उसमें आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देखना उसको। बहुत सारे चेंजेस है, कैटेगरी डिफरेंट है, थिकनेस डिफरेंट है, मल्टी लेयर प्लास्टिक डिफरेंट है। तो ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर ये रूल देख लें। इवन केवीआईसी, खादी विकास एंड, है ना, इंडस्ट्रीज कमीशन के अंडर प्रोजेक्ट रीप्लान रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, ये भी एक प्लान यहाँ पे दिखेगा। बाकी क्या इफेक्ट होता है ये आप जरूर देखो, हर बॉडी पार्ट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट है, इवन रीडिंग अप टू द कैंसर ऑल्सो। इवन कुछ रिसेंट स्टडीज भी आपको पता होगे, तो नीदरलैंड बेस्ड एक स्टडी हुआ था, उसमें देखा गया था कि जो माइक्रोप्लास्टिक है, मतलब लगभग लगभग 22 लोगों को स्टडी किया था, उसमें से 17 लोगों में माइक्रोप्लास्टिक मिला था, कि जिनके हैबिट इस प्रकार से थे कि फूड प्लास्टिक में रखना, पानी प्लास्टिक के बॉटल से पीना ज़्यादातर, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी जो होते हैं प्लास्टिक बॉटल्स में। तो ऐसा देखा गया है, एंड 10 टाइम्स बेबीज़ में भी 10 टाइम्स ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि ये सिपर बॉटल्स में जो प्लास्टिक होता है। तो इससे क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म पे देखो, कि जितना आपके ब्लड में तक ये चला जाएगा ना प्लास्टिक नूडल्स,
माइक्रोप्लास्टिक, तो उतना ब्लड के फ्लो को डैमेज करेगा और जितना ब्लड का फ्लो अफेक्ट होगा, उतना मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन भी अफेक्ट होगा और जिससे हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है, यहाँ तक उन्होंने बताया। देख लेना आज माइक्रोप्लास्टिक के 2 टाइप हैं, जो 5 एमएम से कम होते हैं। प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या है, जो ओरिजिनली मतलब माइक्रो लेवल पे है। जैसे कॉस्मेटिक्स में ये होता है माइक्रो बेड लेवल पे होता है, इस प्रकार से। एंड सेकेंडरी मतलब जो पहले लार्ज प्लास्टिक था, बट वो कलेक्ट नहीं हुआ एनवायरनमेंट से, डंप कर दिया, यहाँ-वहाँ फेंक दिया। इससे वेदरिंग या सनलाइट या फिर सी वेव्स है, उसमें डैमेज हो के वो छोटा बन गया, राइट? मतलब इसके टुकड़े-टुकड़े हो के फिर वो माइक्रो लेवल पे चल गया, उसको कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है? तो देख लेना इस दोनों टॉपिक, मतलब वो पूरा टॉपिक में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, कैसा उसमें क्या डिटेल्स हैं। चलो नेक्स्ट है पेंच टाइगरिज़्म। कहाँ आता है, तो यहाँ पे देखो एआई बेस्ड कुछ फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है और एक काफ़ी अच्छी बात है, मतलब जहाँ पे ना डिटेक्शन सही होगा तो फिर जो अभी रिसेंटली सिम्पलीपाल वगैरह आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुए थे और काफ़ी स्पीशीज़ को नुकसान हुआ है, पूरी इकोसिस्टम डैमेज हुई थी। तो पेंच कहाँ आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो 2 स्टेट के बीच में है, एमपी एंड महाराष्ट्र। तो इट इज़ अ इंटरस्टेट नेशनल पार्क, याद रखें इट इज़ अ इंटरस्टेट नेशनल पार्क। पेंच रिवर जो आगे जाके फिर महाराष्ट्र में नागपुर में जाती है, पेंच रिवर पे ही ये दिखेगा आपको। तो दिस इज़ पेंच टाइगर रिज़र्व, महाराष्ट्र एंड एमपी बॉर्डर। 2 स्टेट के बीच में एक नेशनल पार्क आता है। उसके बाद देखो ओडिशा में कुछ एक न्यूज़ थी कि सोलर फेंस प्रोजेक्ट कुछ लगाया गया है, कि जहाँ पे मतलब जो फेंसेस लगाए गए थे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए। तो वहाँ पे देखो सॉरी, तो लॉन्च द सोलर फेंस प्रोजेक्ट और यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स एंड फोस्टरिंग पीसफुल, मतलब कि वो अंदर तक ज़्यादा ना आए और वो सोलर बेस पे ऐसा एक फेंस लगाया गया। अब इसका पॉजिटिव क्या है, नॉर्मल भी फेंस लगा सकते हैं बट सोलर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और यहाँ पे कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी है, कि जैसे माइल्ड इलेक्ट्रिक पल्सेस है जिससे एनिमल्स को भी मतलब हार्म नहीं होगा, उनकी डेथ नहीं होगी, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एनिमल्स की डेथ हो जाती है ऐसे इलेक्ट्रिक स्टेशंस मतलब इलेक्ट्रिक फेंसेस की वजह से। तो इससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी कम होगा और बायोडायवर्सिटी का भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो फार्मर इसमें अब जिन फार्मर्स को ऐसे फेंसेस लगाने हैं, तो उनको 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट देना होगा, 90% गवर्नमेंट देगी और उसके बाद अगर कोई ऑर्किड फार्मर से मतलब हॉर्टिकल्चर जिसको करना है, फ्रूट्स का प्रोडक्शन जिसको लेना है, उनको 50% देना पड़ेगा, बाकी 50% गवर्नमेंट देगी। बाकी ऐसे प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल जो है ग्राम सभा के द्वारा मतलब वो अप्रूव किया जाएगा। तो सोलार फ्रेंड्स प्रोजेक्ट इन ओडिशा, ये ज़रूर देख लो क्योंकि काफ़ी एलिफेंट्स वगैरह है यहाँ पे ओडिशा में, सिम्पलीपाल के आसपास, इवन टाइगर्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है सी रैंचिंग। एक प्रकार से सी रैंचिंग मतलब फिशिंग का ही पार्ट है। देखो एज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केरला ने कुछ लॉन्च किया था 20,000 के आसपास कुछ फिंगरलिंग्स ऑफ विहिंजम कोस्ट। तो विहिंजम कोस्ट पता होनी चाहिए एंड सी रैंचिंग क्या है, मतलब वही फिशिंग वाला पार्ट है। तो ये केरला में आता है विहिंजम पोर्ट, वो देख लेना एंड और एक वर्ड यहाँ पे फिंगरलिंग्स। तो फिंगरलिंग्स क्या होता है? तो स्मॉल फिश जो होते हैं अप टू 1 ईयर एज, इनको फिंगरलिंग्स कहते हैं। मतलब एक प्रकार से ना हम सीडिंग ही कर रहे हैं। वो डैम हो या लेक हो या पॉन्ड हो, वहाँ पे ये सीड्स टाइप में दिया मतलब इनपुट किया जाएगा और ये बड़े होके फिर इसको वही मतलब सेल करेंगे मार्केट में। तो ऐसे 10 लाख फिंगरप्रिंट्स प्लान टू रिलीज़ इन 10 आर्टिफिशियल रीफ लोकेशन ऑफ द तिरुवनंतपुरम कोस्ट, है ना? तो वहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से फिंगरलिंग्स छोड़ने वाले हैं। इससे क्या होगा कि फिशिंग भी एक्टिविटी रन होगी और थोड़ा बायोडायवर्सिटी भी या फिशिंग रिसोर्स भी यहाँ पे बढ़ेंगे। ओके? तो ये देख लेना मिशन फिंगरलिंग 2017 में हमने शुरू किया था जो सब्सिडाइज़ तरीके से यहाँ पे ऐसे फिंगरलिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट फार्मर्स को, फिशरमैन्स को। नेक्स्ट है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप क्या है? ये कई बार हमने देखा है। तो ग्रैप पहले कौन एक्टिवेट करता था? ईपीसीए, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है 1986। तो ये ग्रैप देखो दिल्ली में जब वर्स्ट पोल्यूशन कंडीशन हो जाती है तो इट इज़ अ इमरजेंसी एक्शन प्लान। तो स्टेज 3 इसका कुछ इम्प्लीमेंट किया गया था बट अब ये सिस्टम थोड़ा बदल चुका है। क्योंकि आपको पता है कि ये ग्रैप पहले जो आता था वो ईपीसीए के द्वारा इम्प्लीमेंट होता था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। बट अब वो देख रहे हो आप, ये डिफरेंट स्टेजेस डिक्लेयर किए जाते हैं। स्टेज 1 पुअर है, वेरी पुअर, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 मतलब जब सीवियर प्लस जाता है।
500 प्लस अगर एक्यूआई चला जाएगा तो फिर वो डिक्लेयर किया जाएगा, तब स्कूल वगैरह भी बंद किए जाते हैं, ऑड इवन रूल लगाया जाएगा। आप ये पढ़ सकते हो कि क्या-क्या यहाँ पे होता है। अब ये आप कौन करता है? तो अब देखो इन्होंने क्या कहा कि ग्रैप एक्शन प्लान हम कर रहे हैं, बट एक्शन सिर्फ जहाँ मतलब रूट कॉज़ पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन ही सिर्फ कारण नहीं है, बट आस-पास में स्टबल बर्निंग जो हो रहा है वो भी कारण है। तो इसलिए एक्ट यहाँ पे बदल दिया और थोड़ा वाइडर कर दिया है, उसकी पेरिफेरी वाइडर कर दी। इसमें फिर यूपी, वेस्टर्न यूपी होगा, दिल्ली एनसीआर होगा, पंजाब है, हरियाणा है, इन पे भी एक्शन लेने के लिए फिर एक बॉडी बिठाई गई सीएक्यूएम, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और ये जो है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर व्हिच एक्ट, तो इट इज़ अ यस दिल्ली एनसीआर का मतलब एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट है, मतलब एनसीआर ट्रिपल ए। तो नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021-22 ऐसा कुछ आता है। उसके अंडर मतलब एक अलग सा एक्ट ही बनाया गया जो सब पे टारगेट करेगा। तो इस प्रकार से ये ग्रैप इम्प्लीमेंट होगा। इसको ज़रूर देखो, नाउ इट इज़ मैनेज्ड बाय सीएक्यूएम, मतलब वही कि इसी एक्ट के अंडर कौन-सा एक्ट है? एनसीआर ट्रिपल ए, नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरिया एक्ट के अंडर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यूपीएससी दे सकता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? नो। इसका जो पहला वर्जन था उसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, अब इसका नहीं रहेगा वो। ये जो बेस्ड है एक्यूआई डेटा वगैरह, वो किस बेस पे है? फोरकास्ट बाय आईआईटीएम पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड आईएमडी दिल्ली जो है, वहाँ से ये डेटा वगैरह दिया जाता है। तो देख लेना ये ग्रैप जो है ना, इट इज़ अप्रूव्ड बाय, मतलब ये जो सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो तो मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू ही स्टार्ट हुआ था, एमसी मेहता वगैरह वो भी आप डिटेल एक बार चेक कर लो। तो ये 4 स्टेजेज़ है, देख लेना, सॉरी 5 स्टेजेज़ है। हाँ, एक्सट्रीम सॉरी 4 ही स्टेजेज़ है, ठीक है? 4 स्टेजेज़ है एंड एक्यूआई के कैटेगरीज़ में अगर आप देखोगे तो 6 कैटेगरीज़ आते हैं और 8 पोल्यूटेंट को ट्रैक किया जाता है। इस बेसिस पे एक एवरेज पोल्यूशन जो निकाला जाता है, मतलब कितना एवरेज पोल्यूशन है, हो सके तो 8 पोल्यूटेंट देख लो कौन से हैं, बट 500 प्लस अगर ये चला जाए तो फिर वो डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट है ओरिएंटेड पाइड हॉर्नबिल, ये न्यूज़ में था। तो ये कहाँ मिले हैं? रिसेंटली आसाम कुछ इसमें न्यूज़ में था। तो देख लेना इंडिया में हॉर्नबिल कहाँ मिलते हैं? तो इंडिया में हॉर्नबिल मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वेस्टर्न घाट में एंड अंडमान निकोबार का एक नारकोंडम नाम से आइलैंड है, वहाँ पे। ये 3 ही लोकेशन है जहाँ पे हॉर्नबिल्स मिलता है। नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट एंड नारकोंडम। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ मिलते हैं? तो आसाम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मेघालय है, ना मतलब लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। इनको फॉरेस्ट इंजीनियर्स भी कहते हैं, डिस्पर्सिंग सीड फ्रॉम ट्रॉपिकल ट्रीज, कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेस्ट वेल्थ आल्सो। और है ना, मतलब ये एक प्रकार से फॉरेस्ट में आप देखते हो ना, मतलब जो प्लांट होता है उसके वुड में, जो बार्क होता है, वुड होता है, उसमें घर करके ये मतलब डिग करके एक अपना नेस्ट बनाते हैं। है ना? तो इसलिए इसको इंजीनियर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब एक प्रकार से काइंड ऑफ इंजीनियरिंग में भी शो करा जा रहा है। ठीक है? तो इस प्रकार से देख लेना कि अलग-अलग हॉर्नबिल के स्पीशीज़ है। तो सुंदरपाइड है, मलेशियन है, तो ऐसे 8 या 9 कुछ इंडिया में, मतलब 4 नॉर्थ ईस्ट में एक स्पीशीज़ मिलते हैं, 4 वेस्टर्न घाट में और 1 नारकोंडम वाला है, मतलब 9 अ, हॉर्नबिल के स्पीशीज़ इंडिया में मिलते हैं। चलो नेक्स्ट है, कुछ एक वायरस न्यूज़ में था, सैकब्रूड वायरस नाम से है। वेस्टर्न हनीबीज़ आर ऑफ़न वायरल रिज़र्वायर कैन इन्फेक्ट द स्पीशीज़, जो देख रहे हैं कि वाइडर पॉलिनेटर्स वगैरह उसमें अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये सैकब्रूड वायरस क्या है, ज़रूर आज देखो, जो कि हनीबीज़ के प्रेज़ेंस को भी अफ़ेक्ट करे, उनमें ये वायरस जा रहा है, मतलब 90% ऑफ हनीबीज़ कॉलोनीज़ को अफ़ेक्ट हुआ था इन वजह से। इवन तेलंगाना में भी ये रीइमर्ज अभी कुछ हुआ था लास्ट 2021 के बाद इमर्ज हुआ है। सैकब्रूड वायरस इज़ रिलेटेड टू हनी बी एंड उनके पॉपुलेशन को ये अफेक्ट कर रहा है। ये चाइना, इंडिया, वियतनाम में रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये न्यूज़ में था और ये कहाँ है बस उतना देख लेना, इंडियाज़ 56th टाइगर रिजर्व ये बन चुका है। और अब ये कहाँ है? गुरु घासीदास एक नेशनल पार्क भी है, आप देख पा रहे हो, ये है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ एंड एमपी के बॉर्डर जो है, तो उस बॉर्डर पे आता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एमपी की तरफ इसको कहा जाता है संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तो वही ये नेशनल पार्क है। तो देख लो, नाउ लगभग ये संजय धुबरी जो आपको दिख रहा है, सो बेसिकली दिस, है ना? तो इसी का आगे गुरु घासीदास ये होगा, संजय इन एमपी, संजय धुबरी एंड गुरु घासीदास इन छत्तीसगढ़। तो ये है छत्तीसगढ़ का मैप, देख सकते हो आप, तो यहाँ पे ये रहेगा।
इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट रिज़र्व इन कंट्री, मतलब काफ़ी बड़ा है। नागार्जुन सागर, उसके बाद मानस टाइगर रिज़र्व सेकंड है, तो ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट होगा गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व्स में। इंडिया में देखो अब 56 टाइगर रिज़र्व्स हो चुके हैं। टाइगर के नंबर लगभग 3 टू 6 7 है रिसेंट सेंसस के द्वारा। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है? एमपी में मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट है। उसके बाद है देखो कि फोर्थ एडिशन एन आई ऑन मीथेन इनविजिबल बट नॉट अनसीन। ऐसा एक रिपोर्ट है, बस रिपोर्ट का नाम देखो कि जो मीथेन को ट्रैक करता है, तो मीथेन इमिशन को ट्रैक करता है, राइट? तो ये जरूर देख लेना कौन सा रिपोर्ट है। यूएनईपी का एक रिपोर्ट है जो मीथेन इमिशन रिलेटेड है, बस ये मेंस के लिए काम में आएगा, बस इतना ही नोट करो, इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत है। देन टेक्नोलॉजी टू रिजॉल्व द स्टबल बर्निंग, जो कि बहुत बड़ी समस्या इंडिया में बन चुकी है, स्टबल बर्निंग को लेके, परली प्रदूषण को लेके। तो ये जो जून टू सितंबर में खरीफ क्रॉप लिया जाता है, उसके बाद मतलब राइस लिया जाता है, उसको फिर बर्न करके, है ना, वहां पे उनको व्हीट प्रोडक्शन लेना होता है, इसलिए ये स्टबल बर्निंग का इशू हम देख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा मेजर्स देख लो, क्योंकि ना यहाँ पे वही न्यूज़ है लगभग कि क्या मेजर्स है, इंडिया में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको वो थोड़ा दिखना चाहिए, जैसे बलेर मशीन है ना? उसका क्या है, जैसे ये रोल करके रख सकते हैं, तो ये एक वन ऑफ द मेजर है। हैप्पी सीडर नाम से एक कांसेप्ट आती है, वो ज़रूर आज देखो क्या है। फिर उसके बाद एक टोरेफिकेशन टेक्नोलॉजी है ना? वो एग्ज़ैक्टली क्या है, ये ज़रूर देखना आज, ठीक है? उसके बाद एक आता है पूसा डिकम्पोज़र। पूसा डिकम्पोज़र, ये भी कहीं न कहीं मदद कर सकता है स्टबल बर्निंग रोकने के लिए। ठीक है? इवन एक छत्तीसगढ़ में गाँवठान नाम से एक स्कीम है, या गाँवठान नाम से एक इनिशिएटिव चलाया गया था, जिससे गाँव के लोग मिलके अपना जो कॉमन एरिया है, वहाँ पे ये स्टबल पूरा जमा करेंगे और उसका फिर डिफरेंट यूज़ होगा, फ़ोडर के लिए हो या कोल पेलेट्स बनाने के लिए हो, काफ़ी सारे अलग-अलग यूज़ हैं। तो इसके यूज़ जितने हम देखेंगे, जितना गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करेगी, उतना बेटर होगा, ये हमें देखना होगा। तो ऐसे अलग-अलग इनिशिएटिव आपके एंड से भी अगर कोई ऐड हो सकते हैं, तो वो ज़रूर मेजर्स को देखो। इसलिए लेक्चर सबको करना है, क्योंकि मैंने मेजर्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है, और इसी प्रकार से फिर वो नोट्स में आपके ऐड ऑन बाद में आप कर लेना। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड कुछ रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को मिला था, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया एनवायरमेंटल सस्टेनेबल सीएसआर इनिशिएटिव्स में, सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो होती है उस लेवल पे। तो कोल इंडिया लिमिटेड लिमिटेड 2024, है ना, थैलासीमिया बाल सेवा योजना विच सपोर्ट्स द क्यूरेटिव, मतलब ऐसी एक योजना को वो सपोर्ट करता है। तो जिससे मतलब हम देख रहे हैं कि बाल सेवा योजना कुछ दिख रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 10 लाख, ऐसा इन्होंने कुछ दिया था पार्टनर हॉस्पिटल्स वगैरह को, राइट? तो कोल इंडिया लिमिटेड को ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड मिला है, कुछ ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड। तो देख लेना ये कौन देता है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन एट किंगस्टन पैलेस लंदन, यहाँ पे ये प्रेजेंट किया जाता है। एंड 1994 से ऐसा है, इंडिपेंडेंट एक नेचर है, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। बाकी फिर कोल इंडिया लिमिटेड देख लेना, वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी सेक्टर एक इंडिया में है, एंड प्रोड्यूसर्स 83% ऑफ इंडिया कोल प्रोडक्शन जो होता है वो कोल इंडिया लिमिटेड से होता है। इसलिए ये जो न्यूज़ है मैंने काफी टारगेट करके आपसे कवर किया है, एंड जो कि है कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का। चलो नेक्स्ट है। तो सभी न्यूज़ को लिखो आप, एटलीस्ट हेडिंग तो भी लिखना है सबको। एक एल कजास नाम से नेशनल पार्क है, जो क्वेनका नाम से एक रीजन है इक्वेडोर में। वहाँ पे न्यूज़ में था, लोकेटेड दिस नेशनल पार्क हैज़ बीन सीवियरली इम्पैक्टेड बाय वाइल्ड फायर, और बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ है। 60 डे नेशनल इमरजेंसी भी ऐसे उन्होंने कुछ लॉन्च, मतलब ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ की जो नेशनल पार्क है, या वाटर रिसोर्सेस है, या यहाँ की जो इकोसिस्टम है, उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। तो देख लेना, प्लेसेस इन न्यूज़ में आएगा, क्यूएनका में एल कजास नेशनल पार्क, ओके? एंड इट इज़ ड्यू टू प्रोलॉन्ग सीवियर ड्रॉट की वजह से हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देख लेना यहाँ पे कहाँ पे है एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे आस-पास अमेज़न का बेसिन भी है, और डिफरेंट स्पीशीज़ हो सके तो आपके एंड से एक बार देख लेना। ऐसा कुछ सॉल्ट चिमनी नाम से एक डेड सी में न्यूज़ में था, तो डेड सी एक न्यूज़ में है, ज़रूर देखो। तो ये जो सलाइन इफ्लोरेशंस होता है, तो उससे वो बना है। तो डेड सी कहाँ आता है? बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सलाइन वाटर बॉडी। फर्स्ट लार्जेस्ट कहाँ है वर्ल्ड की? फर्स्ट लार्जेस्ट सलाइन वाटर बॉडी वर्ल्ड की कहाँ है? हो सके तो कमेंट में बताओ।
ये है सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड्स सलाइन वाटर बॉडी, डेड सी। ओके, बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन वेस्ट बैंक को लग के आता है और यहाँ पे एक रिवर जो फ्लो होती है वो जॉर्डन रिवर है। यहाँ पे आप देख सकते हो गोलन हाइट्स नाम से एक एरिया आता है, सी ऑफ गैलिली भी एक यहाँ पे आता है, उससे बाद यहाँ पे ये दिख रहा है आपको डेड सी। तो बाकी अपवर्ड फ्लो ऑफ हाइपर सलाइन ऐसा कुछ दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये सलाइन इतना है, उस प्रकार से वो वर्टिकल ना कॉलम्स कुछ क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो 63 कंट्रीज ईयू इनका कलेक्टिवली ये किया गया था। जो निकाला जाता है सीसीपीआई एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब वर्ल्ड कैसे वो कंट्री कैसे क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड परफॉर्म कर रही है, इसका ये इंडेक्स है। 2005 से ये पब्लिश होता है। तो पब्लिश बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इनके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ग्रीनहाउस गैस इमिशन पे कंट्रीज कैसे काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या काम कर रहे हैं, एनर्जी यूज पे क्या काम कर रहे हैं, क्लाइमेट पॉलिसी पे क्या काम कर रहे हैं, है ना? इस बेसिस पे निकाला जाता है और इंडिया इसमें इस बार है 10th। इंडिया का रैंक है 10वां, जो कि मतलब ठीक-ठाक रैंक है। लास्ट टाइम कुछ 8वां रैंक था बट इस बार हमारा 10वां है, बट तभी भी टॉप में है तो बढ़िया है। मतलब वी आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। आपको पता है कि इसमें नो कंट्री रिसीव ओवरऑल वेरी हाई रेटिंग। वेरी हाई रेटिंग मतलब जो सबसे बेस्ट एफर्ट्स है, ऐसा कुछ उसकी कैटेगरी है, तो उसमें कोई भी नहीं है। उस कैटेगरी में कोई भी नहीं बैठा, तो इसलिए पहले 3 रैंक्स यहाँ पे ब्लैंक ही रहे। और जो 4th रैंक है, मतलब जो पहला 4th रैंक आएगा वो है डेनमार्क का, जिन्होंने सबसे बेस्ट एफर्ट्स लिए हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से ये ज़रूर देख लेना। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़, क्लाइमेट पॉलिसी, इसमें हमारी ये रेटिंग है, इंडिया का 10th परफॉर्मर रहा है। एंड वी आर द हाईएस्ट, मतलब परफॉर्मर हाई है इमिशन स्टैंडर्ड्स में, एनर्जी यूज़ में। क्लाइमेट पॉलिसी में थोड़ा-सा मीडियम दिखा है और रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है, लो परफॉर्मेंस है। ठीक है? तो वो हमें देखना होगा इंडिया को, ठीक है? बट वैसे भी हमारे टारगेट्स आप जानते हो 500 गीगावाट हमें जनरेट करना है बाय 2030 एंड 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी पावर जनरेट करने वाले हैं। इंडिया की जितनी पावर है उसके 50%, मतलब कोल डिपेंडेंसी हम कम कर रहे हैं। तो देखा जाएगा ये आगे चल के ये इंडेक्स हम कितना सुधार पाते हैं। यूएन वाटर कन्वेंशन कुछ आया था, आइवरी कोस्ट ने कुछ जॉइन किया है इस कन्वेंशन को। तो इसको देख लो, ये 1992 से चल रहा है। हेलसिंकी कुछ एक एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से। यूनिक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल वाटर यूज, शेयर वाटर यूज जो है एसडीजी, मतलब आर्टिकल सॉरी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स एसडीजी गोल्स है उसमें गोल नंबर 14 वो ही कमिट करता है, ये वाटर कन्वेंशन है। बाकी इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बट देख लेना बाकी छाड़, सेनेगल, है ना, इराक वगैरह ये कैसे कब ज्वाइन किए थे वो आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सबको कमेंट में करना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 डैश करके लिखना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काजीरंगा के बारे में दिया है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आंसर। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज फील्ड हरिकेन बेरिल्स रिकॉर्ड अर्ली इंटेंसिफिकेशन। तो एक बेरिल नाम से साइक्लोन हिट हुआ था, हरिकेन हिट हुआ था अटलांटिक के रीजन में, क्योंकि अटलांटिक में जहां पे गल्फ ऑफ मेक्सिको है वहां पे हरिकेन कहा जाता है। चाइना की तरफ टाइफून कहते हैं, हमारी तरफ सिंपली साइक्लोन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ विली विली कहते हैं। तो ठीक है, मतलब हरिकेन जो आया था गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ, जहाँ पे देखना ये जमैका, ग्रेनेडा, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे ये हिट हुआ था देखो। वेनेजुएला वगैरह पार्ट है, वहाँ पे। ग्रेनेडीज़ भी है, तो इस रीजन में। तो लगभग 11 लोगों की यहाँ पे कुछ डेथ हुई थी। तो इसलिए मैंने ये कवर किया क्योंकि ये अब ये जो इन्फ्लुएंस है ना, मतलब क्लाइमेट चेंज और उसके द्वारा, मतलब बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि इस रीजन में डेथ होती है, राइट? क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सभी मतलब अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली नाउ दे आर वेल एडैप्टेड, बट तभी भी अब इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन ही बढ़ते जा रही है। तो देखा जाए तो ये कैटेगरी 5 में उन्होंने कुछ लॉन्च किया था, मतलब इसको डिक्लेयर किया था कैटेगरी 5 में। ठीक है, इसको ज़रूर देखो। बाकी सतलज रिवर एक न्यूज़ में थी, रिड्यूस रिवुलेट ड्यू टू देखा जाए तो जस्टिस संजय करोल ऐसे कुछ आया था। इन्होंने इंडिया हैज़ एक्सप्रेस अ कंसर्न अबाउट द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ सतलज, मतलब सतलज बहुत अफेक्ट होती जा रही, खराब होती जा रही।
तो सतलज किसकी ट्रिब्यूटरी? इंडस के ट्रिब्यूटरीज में ही आती है। जो निकलती कहाँ से है? सतलज निकलती है, यस, फुटिल्स ऑफ कैलाश, है ना? जहाँ पे मानसरोवर, राकस सरोवर वहाँ से निकलती है, राइट? फुटिल्स ऑफ कैलाश से ही, और फिर उसके बाद हिमाचल में एंटर करती है, यहाँ पे एक पास है शिपकिला पास। तो शिपकिला पास से हिमाचल में एंटर करने के बाद पूरे हिमाचल में फ्लो होती है, फिर पंजाब में एंटर करते हैं और पंजाब में ही इस पे भाखड़ा नानगल डैम है। पंजाब में जाने के बाद इसको एक बियास भी मिलती है हरिके के पास, और उसके बाद इसको सतलज ही कहते हैं। फिर सतलज जाके आगे चिनाब और सतलज एक साथ आते हैं, और फिर पंजनाथ के पास ये जाके मिलती है सिंधु को, इन पाकिस्तान। तो ये काफ़ी बड़ी रिवर है सतलज रिवर, बट नॉट द लॉन्गेस्ट, मतलब नॉट द लार्जेस्ट, क्योंकि चिनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रहेगी इंडस की। उसके बाद अगर कोई है, तो सेकंड है सतलज, ओके? एनीवेज़, बट कहाँ देखा आपने, ओरिजिन राकस के आसपास है। लेंथ लगभग 1400 के आसपास है, देख लेना, ठीक है? मानसरोवर के आसपास भी हम कह सकते हैं। सतलज जो नोन एज़ लैंक्वेन ज़ैग्बो नाम से कहा जाता है इसको तिब्बत में। लगभग इसका देखो शिपकिला से एंटर करती है, भाखड़ा नानगल डैम है ना? जो काफ़ी बड़ा डैम है, सभी जानते हैं। एंड इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ कौन-सी है सतलज की? तो स्पीति वैली तो काफ़ी फेमस है हिमाचल प्रदेश में, स्पीति एक रिवर है, एंड पंजाब में एक है बियास रिवर। तो ये इसके 2 इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। नेक्स्ट है येलो लेक्ड अ, बुटोन क्विल क्विल की एक टाइप ऑफ स्पीसीज़ है, वो कुछ नोट की गई थी। तो ये देख लेना भोपाल में, या यहाँ पे हम देख रहे हैं भोपाल घुमा, अहमदाबाद सिटी, है ना? यहाँ पे कुछ इसका नोट हुआ है। तो ज़्यादा डिटेल मत जाओ, बस बर्ड की स्पीसीज़ इतना देख लेना कि 12 वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बर्ड है, राइट? क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि पिपेट, बारबेट, है ना? या फ्रॉग हूपर है। तो ये मतलब क्या है? बर्ड है कि क्या है? तो बस इसलिए मैं शो कर रहा हूँ कि हाँ, ये स्पीशीज़ एक बर्ड है। दैट्स ऑल, इसमें ज़्यादा डिटेल मत जाओ। जर्डन कॉर्सर क्या है? बर्ड स्पीशीज़ है, राइट? ऐसे 2-3 कुछ न्यूज़ दिखी है ना? और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हमें दिख रही है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड इट इज़ एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट। नॉकटर्नल कैटेगरी में आती है। इट इज़ फाउंड ओनली इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इस 2 ही रीजन में मिलते हैं। उसके बाद यूएनईपी फोरसाइट रिपोर्ट, है ना? तो ऐसा एक रिपोर्ट आया था देखो, कि जहाँ पे यूएनईपी ने कुछ नेविगेशन न्यू हॉरिज़ॉन्स एंड ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट, एक प्लैनेटरी हेल्थ के बारे में एक रिपोर्ट निकाला था। तो प्लैनेटरी हेल्थ के बारे में एक रिपोर्ट आता है, यूएनईपी का है, इतना याद रखा तो भी मोर दैन सफिशिएंट है, इसमें ज़्यादा डिटेल मत जाओ। फिर इनक्वाइस का एक है रीजनल एनालिसिस, आपको सबको पता है इनक्वाइस इंडिया में 24/7 सुनामी वार्निंग प्रोवाइड करता है ना? हैदराबाद बेस्ड है ये इनक्वाइस, और इसका सेंटर मतलब, और ये सुनामी की अर्ली वार्निंग हमें देता है। बट सुनामी के अलावा भी ये ओशन रिसोर्स के बारे में भी काम करता है। रिसेंटली इन्होंने एक अपग्रेड किया उनका रेन नाम से सिस्टम, रीजनल एनालिसिस ऑफ इंडियन ओशन सिस्टम, एक लॉन्च किया इन्होंने, या अपग्रेड किया है, विच गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द हेल्थ ऑफ इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन की हेल्थ के बारे में भी यहाँ पे मतलब मतलब एक इन्फॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। रेन, याद रखना रेन किसके लिए है? कि गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू द हेल्थ ऑफ ओशन, रीजनल एनालिसिस ऑफ इंडियन ओशन अंडर द इनक्वाइस। बाकी इनक्वाइस के ना इम्पोर्टेंट काम भी देख लेना जरूर। एंड 2023 से ये सिस्टम काम कर रहा है, रेन वाला सिस्टम, सरफेस हाइट एनोमली वगैरह ऐसे भी और सिस्टम्स हैं इनके। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है हम इतने न्यूज़ देखेंगे, और भी कुछ न्यूज़ बाकी है। तो देखेंगे यूएस किल्ड बार्ड आउल्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ मिलते हैं हम? वो सबको पता है, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क, अब लगभग यहीं पे बचे हैं जो भी नंबर है। इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो डेजर्ट नेशनल पार्क सबको पता है, यहाँ पे थार डेजर्ट के आसपास आता है। तो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी फेमस है ना? चिंकारा ग्रेज़ल या क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये बन चुके हैं। तो ये एक न्यूज़ में थे, उसको ज़रूर देखो। उसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज़ में अगर कहूँ तो जो हम आने वाले सेशन में तो ज़रूर और भी कई सारी न्यूज़ है, वो कवर करेंगे। आज हो सके तो रग वेव्स क्या होते हैं, वो भी देख लेना। उसके बाद अभी हमने देखा कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी सीएक्यूएम क्या है, उनके डिफरेंट स्टेजेस हो सके तो ज़रूर पढ़ो। सहन नाम से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक न्यूज़ में था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है? और रिवर कौन से रिवर पे है ना? तो इट इज़ अ ओल्ड रिवर एंड व्हिच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बियास, ठीक है? ये एक न्यूज़ में रहा है, इसको ज़रूर देखना। सहनन नाम से एक, सॉरी, सहनन नाम से एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? उसके बाद है
यूएनईपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट न्यूज़ में था, ग्लोबल पिटलैंड हॉटस्पॉट एटलस नाम से। और ऐसे ही जब न्यूज़ होती है ना, तब क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इस बार यूपीएससी ने 2024 के प्रीलिम्स में पूछा था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पिटलैंड कौन-सा है? हो सके तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? तो एनीवेज़ ये यूएनईपी का रिपोर्ट है, ग्लोबल पिटलैंड हॉटस्पॉट एटलस 2024। ओके? तो सबको बताना है कमेंट में। लास्ट क्वेश्चन है सबके लिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिटलैंड कौन-सा है? तो पिटलैंड क्या होता है? एक प्रकार का वेटलैंड ही होता है। ऐसे कंडीशंस हम देखते हैं, वाटर लॉक कंडीशंस। एंड ये कार्बन स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टॉक है। मतलब कार्बन स्टोरेज करते हैं, CO2 सिंक करते हैं। एंड बायोडायवर्सिटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पॉन्ड इकोसिस्टम, है ना? एक काइंड ऑफ इसका एरिया भी इकोटोन जैसा भी काम करता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है ये। प्लस CO2 सिंक के लिए तो सबसे बड़ी जगह है टेरेस्ट्री पे। ठीक है? तो देख लेना आज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीटलैंड कौन-सा है, कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा देखो, वही मैं फिर से बताऊँगा कि प्रतिष्ठा को ज़रूर जॉइन करें। 10 तारीख को दिसंबर को 7 बजे, शाम को 7 बजे लाइव सेशन होगा, तो देख लेना। इसमें जैसे मैंने बताया कि अनअकैडमी 9 साल कंप्लीट कर रहा है अपने, और ये काफ़ी सारे टॉप एजुकेटर्स, बिग रिवील्स हो गए एंड ग्रैंड सरप्राइज़ेस आपके लिए हो गए। तो नोटिफ़िकेशन सेक्शन में जाओ, मतलब जहाँ पे इस चैनल के लाइव जहाँ पे दिखेगा आपको, वहाँ जाके नोटिफ़ाई मी ऐसा ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करो और ज़रूर इसको लाइव अटेंड करना 10 तारीख को शाम को 7 बजे। ठीक है? बाकी जो नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे, वो टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स पे आप जाके देख सकते हो। बाकी न्यूज़ जो बची है या इसके आगे का जो सेशन होगा उसका अपडेट्स जो है, उसके जो लिंक होगी, तो मैं आपको इसी चैनल पे दे दूँगा। और जो नोट्स है वो अभी तुरंत नहीं मिलेंगे, बट कुछ दिनों बाद मैं नोट्स दे दूँगा। आप फाइल सेक्शन ज़रूर चेक करो, प्रीवियस नोट्स तब तक चेक कर लो, प्रीवियस सेशंस चेक कर लो, वहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएँगे। बाकी फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव, ओके? एंड वी विल कवर द सेकंड पार्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि सेकंड पार्ट, है ना? आप किस पार्ट पे, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस और किसके लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स आपको देखना है? डेडिकेटेड एग्रीकल्चर वाला देखना है या फिर एग्रीकल्चर वाला कवरेज हमें लेना है कि ज्योग्राफी का भी अगर आप चाहो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि लास्ट 6 मंथ के प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करने हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। उसी कमेंट के बेसिस पे मैं सेशंस कंडक्ट करूँगा। ओके? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ज़रूर सेशन को लाइक करिए एंड कमेंट करो, जो भी मैंने आज असाइनमेंट दिए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे, उसको ज़रूर कमेंट करना, ओके? थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कवर करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू।